गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके इस क्लास में ध्वनि विचार द्वितीय अध्याय चल रहा है, जिसमें मैं आपसे कल अल्प प्राण और महाप्राण के विषय पर चर्चा किया था। आज हम लोग सीखेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। क्या होता है विराम चिन्ह, हम कहाँ पर कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे, आइए आज हम सीखें। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने के ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने और विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने के ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हें इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। किस प्रकार से? इन्हें इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, जिनका नाम क्या होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्प विराम को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसे ही अल्प विराम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अर्ध विराम की बात चल रही है। अर्ध विराम को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, हम आपको बता दें। इस प्रकार से अर्ध विराम को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से अर्ध विराम को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पूर्ण विराम की बात चल रही है। जिसे हम खड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न सूचक की बात की जाए तो प्रश्न सूचक आप बचपन से ही इसे पढ़ते हुए और देखते हुए आ रहे होंगे कि प्रश्न सूचक को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, विस्मयादि बोधक की बात की जा रही है। एक्सक्लेमेशन मार्क को किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं? इस प्रकार से। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इसमें विराम चिन्ह के अंतर्गत निर्देशक जिन्हें डैश से हम व्यक्त करते हैं, और कोष्टक की बात की जाए, तो कोष्टक को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, इसमें क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, मझौला कोष्टक, और ये है सबसे छोटा कोष्टक। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, त्रुटि पूरक की बात की जाए, इससे पहले मैं अवतरण चिन्ह के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। अवतरण चिन्ह क्या कहते हैं भाई? अवतरण चिन्ह को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। त्रुटि पूरक या हंस पद की बात की जाए, अभी मैं फिलहाल चिन्हों से जुड़ा हुआ बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, पहले इनके चिन्हों को व्यक्त करना चाहता हूं, जिससे आप यह निर्धारित कर पाए कि हाँ, इसे अल्प विराम कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसे प्रश्न सूचक कहते हैं, इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। निर्देशक डैश से प्रदर्शित करते हैं। कोष्टक को आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मध्य कोष्टक, जिसे हम मझौला कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। अवतरण चिन्ह को किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और त्रुटि पूरक या हंस पद की बात की जाए, इसे हम लेमडा टाइप से व्यक्त करते हैं, इसे हम लेमडा की तरह व्यक्त करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन पूरे सूचक चिन्हों में मैं आपको बता दूं, केवल एक ही ऐसा चिन्ह है जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, यानी हिंदी से लिया गया जो चिन्ह है, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इन सभी विराम चिन्हों में पूर्ण विराम, इन सभी विराम चिन्हों में पूर्ण विराम हिंदी का है। पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? हिंदी का है। हिंदी का है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? हिंदी का है, अथवा बाकी के जितने भी चिन्ह है, विराम चिन्ह है, जो बाकी के जितने भी चिन्ह हैं वो अंग्रेजी
के चिन्ह माने जाते हैं, वो अंग्रेजी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले मैंने चर्चा किया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आज से आपका ये पॉइंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह क्या होता है। अगला मैं आपको बता दूं, इनके जो प्रकार मैंने व्यक्त किया है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, निर्देशक जिसे डैश के नाम से जानते हैं, उसके बाद कोष्टक, अवतरण चिन्ह और त्रुटिपूरक या हंस पद के नाम से जानते हैं। अब हम आइए चर्चा करें कि अल्प विराम क्या होता है। आइए हम जाने आज कि अल्प विराम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको बचपन से या पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जब आप किसी वाक्य को लिखते या पढ़ते हैं तो उसमें जो थोड़ी देर तक समय लगाते हैं वहां पर क्या होता है, अल्प विराम होता है। वहां पर क्या होता है, अल्प विराम होता है, जिसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जहां थोड़ी देर रुकना हो, यानी किसी भी वाक्य में आप जब किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसमें थोड़ी देर रुकते ही वहां पे क्या हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राम, श्याम, माधव और हरि आ रहे हैं। जब यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों का मध्यांतर किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब आप समुच्चय बोधक शब्दों का मध्यांतर करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, राम या श्याम, फिर कॉमा, माधव या अमन। राम या श्याम, माधव या अमन क्या कर रहे होंगे, आ रहे हैं। राम या श्याम और माधव या अमन क्या कर रहे होंगे, आ रहे हैं। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अर्ध विराम की बात कहाँ पर की जा रही है। जब समुच्चय बोधक शब्दों के मध्यांतर की जाए तो उस स्थिति में भी विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, जब आप किसी वाक्य को पढ़ रहे हों और थोड़ी ही देर में थोड़ा आराम की बात की जाए, रेस्ट की बात की जाए, जहां थोड़ी देर रुकने की बात की जाए, वहां क्या होता है, अल्प विराम होता है। वहां क्या होता है दोस्तों, अल्प विराम होता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां तक राम, श्याम, माधव और हरि आ रहे हैं, यहां तक क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां पर उदाहरण में आप लिख सकते हैं, राम, श्याम और माधव आ रहे हैं, एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कॉमा की बात कहां की जा रही है, जहां पर थोड़ी देर रुकने की बात हो। जिस वाक्य में थोड़ी देर रुकने की बात की जाए, रुकना मतलब विराम की बात की जाए, रेस्ट की बात की जाए, वहां पर अल्प विराम की प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है क्या दोस्तों? यहां तक क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अर्ध विराम की बात की जाए। अर्ध विराम का प्रयोग हम कब करते हैं?
मैं आपको बता दूं अर्ध विराम का, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरने की बात की जाए वहां अर्ध विराम की बात की जाती है। यानी कि जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी अधिक ठहराव हो, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक ठहराव की बात की जाए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अर्ध विराम की बात की जाती है। जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी देर अधिक ठहराव की बात की जाए तो वहां पर क्या किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम की प्रयोग किया जाता है। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या दोस्तों? मैं आपको बता दूं यहां तक कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं पूर्ण विराम की बात की जाए, जब आप पूर्ण विराम की बात करते हैं दोस्तों, सीधा सीधा एकदम पॉइंट है दोस्तों, एकदम सीधा सीधा पॉइंट है। मैं आपको बता दूं अर्ध विराम की बात की जाए तो अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा समय लगती है, वहां पर अर्ध विराम की बात की जाती है। वहां पर किसका चिन्ह लगता है दोस्तों? इसका चिन्ह लगता है इस प्रकार से, एक बिंदु और नीचे एक कॉमा, यानी कि एक अल्प विराम का साइन लगता है और इन दोनों का मिल से क्या बनता है? अर्ध विराम की बात की जाती है। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या दोस्तों? यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट मैं आपसे प्रश्न सूचक के विषय पर चर्चा करने से पहले पूर्ण विराम की बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं और पूरी तरीके से वह वाक्य की समाप्ति की जाए, उस वाक्य की समाप्ति की जाए तो वहां क्या होता है दोस्तों? पूर्ण विराम होता है। वहां किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अनु विद्यालय जा रही है। पूर्ण विराम। देखिए आप यहां पर पॉइंट को समझिए, अनु विद्यालय जा रही है, यानी कि इस वाक्य की समाप्ति कहां पर हो रही है? है के पास। जब समाप्ति की जाए, जब किसी वाक्य की समाप्ति हो जाए वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम ही एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो कि हिंदी का है। बाकी के जितने भी चिन्ह हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वो किससे जुड़े हुए हैं? अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी से। अगला जो आपका पॉइंट है, प्रश्न सूचक की बात की जा रही है। जहां एक वाक्य समाप्त होकर प्रश्न का बात करने लगे, यानी कि जहां पर एक वाक्य की समाप्ति होकर वाक्य में प्रश्न का बात करने लगे, यानी वहां पर क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर एक वाक्य को समाप्त कर प्रश्न सूचक का भाव व्यक्त करे, वहां क्या होता है दोस्तों? वहां क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। वहां क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। यहां तक क्लियर हो पा रहा है क्या? यानी कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं, प्रियंका
आई? प्रियंका क्यों आई? ये एक प्रश्न जो है, यह जो प्रश्न है क्या व्यक्त कर रहा है, यह जो वाक्य है क्या व्यक्त कर रहा है? समाप्त करते वक्त, समाप्त करते ही प्रश्न सूचक का भाव व्यक्त कर रहा है। प्रियंका क्यों आई? समय क्या हो रहा है? समझिएगा, समय क्या हो रहा है? समय क्या हो रहा है, यानी कि जहां पर क्यों, क्या, कब, कौन की बात की जाए, किसका, इस प्रकार की बात की जाए, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाए, जिन वाक्यों में किया जाए, मैं आपको बता दूं वहां पर सीधी तरीके से कुछ सोचना नहीं है। वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। वहां पर किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? सीधा सीधा प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? अब मैं आपको बता दूं, जब आप किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे होंगे तो उस समय यह ज्ञात हो रहा होगा कि यह वाक्य किस भाव को व्यक्त कर रहा है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट अथवा विस्मयादि बोधक की बात कर रहा हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क। जहां पर दुख, उल्लास, शोक की बात की जाए वहां पर विस्मयादि बोधक का हम प्रयोग करते हैं। यानी विस्मय, हर्ष, दुख, शोक, उल्लास की बात की जाए, जहां पर इनकी बात की जाए वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं आदि भाव को व्यक्त करने के लिए। यानी कि इन प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या आप इस पॉइंट को क्लियर कर पा रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट को क्लियर कर पा रहे होंगे? अब आपको ये पता ही होगा कि आपको यह पॉइंट का पता ही होगा कि कहां पर किस प्रकार से विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। जैसे नहीं कहते हैं ओह, अरे राम, ओह, 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 नहीं होता। जब आपके अंदर से कराह की भाव व्यक्त की जा रही है, जब आपके अंदर से कराहने की बात की जाए, कराहने की भाव प्रकट हो रहा हो, ओह, आह, इस प्रकार की बात आ रहा हो, वहां पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कोष्टक के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। कोष्टक से पहले निर्देशक डैश की बात करना चाहूंगा कि निर्देशक डैश क्या होता है। सामान्यतः निर्देशक डैश की बात करना मैं चाहता हूं, इसी निर्देशक डैश की बात करना चाहता हूं मैं, इसी निर्देशक डैश की बात करना चाहता हूं। समान अधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच में, समान अधिकरण वाक्यों या वाक्य, दिख रहा है सर? आप लोगों को दिख रहा है? समान अधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच किसी के नाम और कथन के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्देशक या डैश के नाम से जानते हैं। निर्देशक या डैश का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, निर्देशक के जगह पर मैं आपको बता दूं, इस निर्देशक के जगह पे, निर्देशक की जगह पर
कलन यानी कि इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? समानाधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच, समानाधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच जब आप किसी के नाम अथवा कथन के बीच की बात कर रहे हो तो उनके बीच, उनके मध्य में किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण सहोदर भाई है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण, राम ने कहा लक्ष्मण सहोदर भाई है। सहोदर क्या है? भाई है। देखिए, अब आप यहां पर यह ज्ञात कर पा रहे होंगे कि यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? कालन का प्रयोग किया गया है, जिसके जगह पर निर्देशक यानी डैश का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट मैं आपसे कोष्टक के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है कोष्टक। किसी शब्द या वाक्यांश के बीच उसका समानार्थी शब्द या वाक्यांश देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक की बात कर रहा हूं मैं। हाँ दोस्तों, कोष्टक की बात कर रहा हूं। इसी कोष्टक की जब आप किसी शब्द या वाक्यांश के बाद, जब आप किसी शब्द या वाक्यांश के बाद जब आप किसी शब्द या वाक्यांश के बाद उसका समानार्थी शब्द या उसका समानार्थी शब्द या वाक्यांशों देने के लिए, वाक्यांशों की या वाक्यांश देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी शब्द या वाक्यांश के बाद उसका समानार्थी शब्द या वाक्यांश देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर? कोष्टक का, बड़ा मध्यांतर बीच का, जिसे हम मझौला कोष्टक के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है छोटा कोष्टक। एक क्या होता है? छोटा कोष्टक। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? जब आप किसी शब्द या वाक्यांश के बाद उसका समानार्थी शब्द या वाक्यांश देने के लिए प्रयोग करते हैं, वहां पर क्या होता है? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक का। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे अवतरण का। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के वचन को उद्गृहित करने, अवतरण देने या समान करने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, इस अवतरण की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इस चिन्ह का प्रयोग कर किसी वचन को उद्गृहित करने के लिए, इस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए मैं आपको किसी वचन को उद्गृहित करने के लिए या अवतरण देने या अक्षर अथवा वाक्य का प्रयोग शब्द के सामने किया जाए। यानी कि किसी वाक्य या शब्द का प्रयोग उसके जस्ट सामने किया जाए। जब आप किसी शब्द को अवतरित करने के लिए किसी वाक्य का प्रयोग उसके सामने कर रहे हैं, जब आप
किसी शब्द का अवतरण करने के लिए अवतरित करने के लिए क्या करते हैं, उसके सामने उसके अर्थ को व्यक्त करने का काम करते हैं, उसके अर्थ को व्यक्त करने का काम करते हैं या कार्य करते हैं तो वहां पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से। क्या आप यहां तक क्लियर कर पा रहे हैं? जैसे कि महात्मा गांधी का उपदेश है अहिंसा न छोड़ो। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, इस प्रकार का इसका प्रयोग करना आप चाहते हैं तो आप एकदम आसानी से कर रहे हैं। महात्मा गांधी का उपदेश है, महात्मा गांधी का उपदेश है किस प्रकार से, अहिंसा न छोड़ो। अहिंसा न छोड़ो, ये समझ पा रहे हैं? महात्मा गांधी का उपदेश है अहिंसा न छोड़ो। अब इस वाक्य में आप यह देख पा रहे हैं कि अवतरण यानी कि महात्मा गांधी के इस उपदेश का अर्थ क्या है, उपदेश क्या देना चाहते हैं, अहिंसा न छोड़ो। इस प्रकार से यहां तक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या आप लोगों का? यहां तक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट त्रुटिपूरक या हंस पद की बात की जाए। मैं आपको बता दूं कि त्रुटिपूरक या हंस पद का प्रयोग कहां करते हैं। जब आप किसी वाक्य में किसी पॉइंट को हाइड कर देते हैं, यानी किसी पॉइंट को हाइड कर देते हैं, किसी शब्द को मिस कर देते हैं, वहां पर त्रुटिपूरक या हंस पद का प्रयोग हम करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? त्रुटिपूरक या हंस पद का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वह कुछ खाकर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वह कुछ खाकर ही निकला होगा। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। वह खाकर ही निकला होगा, यानी कि यहां पर कौन सा शब्द हाइड हो गया है? वह कुछ खाकर घर से ही निकला होगा। घर से ही निकला होगा, यानी कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द का छिपना पाया जाए, जब किसी वाक्य में किसी शब्द का छिपना पाया जाए, वहां पर क्या होता है दोस्तों? त्रुटिपूरक या हंस पद का प्रयोग करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? त्रुटिपूरक या हंस पद, जिसे आप इस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं। यहां तक आप लोगों का विराम चिन्ह का टॉपिक समाप्त किया गया। और मैं आपको बता दूं, इस अध्याय की आज समाप्ति है। आज इस अध्याय की समाप्ति हो रही है और आपका जो नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास में संधि अध्याय 3 प्रारंभ होगा। संधि अध्याय 3 कल से स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।